हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हम कर रहे थे। बेटा, 5 हेडिंग्स की चर्चा हो चुकी है जो दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है ना? यानी कि बेटा दोनों तरफ 5 हेडिंग की चर्चा कर ली। अब बेटा दोनों तरफ एक एक हेडिंग यूनिक है, वो फिनिश करनी है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन वो आज का टारगेट है। और बेटा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इतना टारगेट आज का। देखते हैं बेटा कितना कर पाते हैं। तो वो सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। पहले सब सामने देखो बेटा। एक हेडिंग जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में 5th नंबर पर है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये हेडिंग बकाया है। ठीक है जी। वो कहता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब समझते हैं सब? हायरार्की का सिंपल मतलब होता है बेटा चेन। बाबू, कैसे चेन बनाता है डेलीगेशन? ये डेलीगेशन का फायदा कैसे हो सकता है बेटा? समझते हैं जरा इस चीज को। बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा ख्याल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है ना? अपनी फर्म का एग्जांपल देता हूं। मेरी फर्म का नाम है मनीष चौहान कंपनी। ठीक है, अपने ऑफिस का एग्जांपल देता हूं। बेटा एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन हम कुछ ना कुछ पावर को बांटते हैं, कुछ ना कुछ पावर बांटेंगे। बेटा जब पावर बांटेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि सबको इक्वल मिल रही है। ऐसा भी होता है क्या? सबको इक्वल पावर मिल रही है, सबकी पावर एक जैसी? सर ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। ठीक है ना? तो बेटा पावर तो बढ़ती है डेलीगेशन की वजह से। और बेटा जब भी पावर बढ़ती है सबको बराबर कभी नहीं बढ़ती है। ठीक है ना? बाबू सबकी कैपेबिलिटी अलग है, सबकी एजुकेशन अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है। तो किसी को पावर कम मिलेगी, किसी को ज्यादा मिलेगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बेटा मेरा ऑफिस में ना एक स्टाफ है, बहुत नया स्टाफ है अभी बेटा, 10 दिन पुराना है, सिर्फ 10 दिन पुराना है। स्टाफ का नाम है डी। ठीक है जी। बेटा हमने ना इसको एक पावर दी कि अगर 10,000 रुपए तक का टैक्स जमा करना है ना, तो तू जमा कर सकता है बिना किसी से पूछे। तेरी पावर ही है, बस 10 से ज्यादा मत बढ़ियो। ठीक है ना? बस तेरी पावर इतनी है। तो 0 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का टैक्स जमा कर सकता है। ये लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। 0 से लेकर 10,000 तक टैक्स जमा कर दियो बिना किससे पूछे, कोई टेंशन नहीं है। नया स्टाफ है, डर लगता है भाई गलत ना कर दे कुछ भी। ठीक है ना? एक स्टाफ है बेटा 1 साल पुराना। ठीक है, उसका नाम है मिस्टर सिंह। ठीक है बेटा, इसको पावर दे रखी है कि 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का टैक्स ये जमा कर सकता है बिना किसी को बताए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। बेटा एक स्टाफ है 5 साल पुराना मेरे पास। ठीक है, उसका नाम है बी। ठीक है, इसकी पावर दे रखी है हमने 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के टैक्स। ठीक है। और बेटा एक स्टाफ है सबसे पुराना, जिस दिन से मेरा ऑफिस खुला तब से ये मेरे पास है, इसका नाम है ए। इसकी पावर है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के टैक्स की। बेटा अनलिमिटेड पावर कभी किसी इंसान को नहीं दी जाती, ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं थोड़ी देर बाद ये क्लियर भी करूंगा। ठीक है ना? जब भी किसी इंसान को पावर दो, हमेशा बेटा उसको उसका मैक्सिमम स्कोप बताकर पावर दो। ठीक है ना? अगर कभी मैक्सिमम स्कोप नहीं बताओगे ना पावर का, तो बेटा वो पावर मिसयूज होने वाली है, लिख के ले लो। ठीक है ना? मैं एक बात बोलता हूँ इस चीज को, मतलब लीक से हटकर है, वैसे बात कोई बिजनेस स्टडीज का एग्जांपल नहीं है। जिंदगी में बेटा जो बच्चे, जो माँ बाप ऐसा करते हैं ना अपने बच्चे को लाड प्यार में, ऐसे कहते कोई नहीं खर्च ले पैसे जितने मर्जी खर्च ले। ठीक है ना बेटा? जिसको ऐसी छूट मिल जाती है ना, वहां पैसे का मिस यूटिलाइजेशन ही होता है, वो बहुत जल्दी घर को खाली कर देते हैं, बहुत ही जल्दी। ठीक है ना? गलत ऐबों में घुस जाएंगे, शर्ते सट्टे इनमें घुस जाएंगे। जब तक पैसे खत्म नहीं होंगे वो भी चैन नहीं लेंगे बेटा। ठीक है ना? तो जब भी किसी इंसान को पावर दी जाती है, हमेशा उसको मैक्सिमम स्कोप बताकर पावर दी जाती है। अनलिमिटेड किसी को कोई पावर नहीं दी जाती। तो चाहे कितना ही पुराना स्टाफ है, मैंने उसको एक पावर दी हुई है और उसका उसका मैक्सिमम स्कोप बताकर पावर दी हुई है कि इससे आगे तो भी नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना? इससे आगे जाना है तो हम खुद कर लेंगे टैक्स पे। ठीक है जी। अब एक बात बताओ बेटा, डेलीगेशन की वजह से मैंने पावर बांटी, और जब भी पावर बांटी सबको बराबर कभी नहीं मिली। किसी को मिली पावर ज्यादा, किसी को मिली कम। दिखाई दे रहा है? और बेटा पावर कम या ज्यादा मिलने से क्या हुआ, देखो, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हूम।
बेटा पावर कम या ज्यादा मिलती है, अब जितना एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी मिला है उसी से पता लग जाता है किसको किसको रिपोर्ट करना है, बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि सी का सुपीरियर कौन है, तो आप 1 मिनट नहीं लगाओगे, आप आंसर कर दोगे बी हो रही है। और अगर मैं पूछूं बी का सबऑर्डिनेट कौन है, सी हो रही है। डी का सुपीरियर कौन है, सभी सुपीरियर है डी के। तो ए के सबऑर्डिनेट कौन है, सभी सबऑर्डिनेट है। तो बेटा एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हुम। अथॉरिटी का एक्सटेंट खुद बता देता है किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। तो बेटा इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटिकली एक हायरार्की बन गई किसको किसको रिपोर्ट करना है। दैट्स इट, इतना आसान है, ठीक है ना। हो पॉसिबल किसकी वजह से पाया, डेलीगेशन की वजह से। क्लियर है बेटा बात, बढ़ाएं बात को आगे अगर आपको ये बात क्लियर है तो, ठीक है जी। बेटा एक यूनिक हेडिंग यहां पर भी बचती थी डिसेंट्रलाइजेशन में, थर्ड हेडिंग, हेडिंग का नाम है बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑल्दो मैं इसकी बात काफी हद तक कल कर चुका हूं, बस मुझे याद ही कराना है। बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होती है डिसेंट्रलाइजेशन में, बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में आप ऐसे ऑपरेट करते हो जैसे कि आप एक ऑटोनॉमस यूनिट हो। पावर यहां थी, बढ़ती गई, लोएस्ट लेवल तक बढ़ती गई, यहां पर आ गई पावर। सर ये इंसान बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करेगा जैसे कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनॉमस यूनिट है कि इसके ऊपर तक कोई नहीं, ये एमडी बनकर बैठा हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन में इतनी पावर होती है क्योंकि इंसान कंट्रोल ही नहीं करता ऊपर वाला। तो आप ऐसे बनकर बैठो बेटा जैसे कि आप एक ऑटोनॉमस यूनिट हो, जैसे आप एमडी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के। ये बिल्कुल वही हालत है बेटा सरकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर, ऊपर कोई पूछने वाला तो है नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है कंट्रोल करने का इतना, तो आप कैसे बन के बैठे होते हो, जैसे आप ही मालिक हो उस ब्रांच के, जैसे आप ही एमडी हो, सारी पावर आपको है। तभी तो बेटा सबसे ज्यादा कमा लेते हैं ब्रांच मैनेजर, तभी तो जिससे मर्जी रिश्वत मांग लो तो उनके टाइम पर, क्योंकि पता ऊपर कुछ होना नहीं, ऊपर कंट्रोल ही नहीं। तो सर क्योंकि आप ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करते हो इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक है। और कल मैं एग्जांपल भी दे रहा था, मान लो बेटा इसके पास लोन की फाइल है, 15 दिन इसने खर्च कर दिए, 50 लाख की लोन की फाइल है, इसकी अथॉरिटी भी है 50 लाख का लोन करने की, 15 दिन इसने खर्च कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज है लोन करे ना करे। मैंने बताया भी था बेटा, इसने अगर आराम को कॉल भी लगा दी ना रीजनल बैंकर को, सर थोड़ा सा एडवाइस कर देते हो, कहेगा यार यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन, टेक डिसीजन, मेरे पास टाइम नहीं है मैं 15 दिन खर्च करूं, और मेरे पास ऐसी 200 ब्रांचेस है, अगर 1-2 फाइल और आ गई मेरे तो महीना टप गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और बहुत काम है, आप देखो क्या करना है। सर जब आप ही को करना है तो व्हाई नॉट क्विक। तो बेटा इसमें डिसीजन मेकिंग यहाँ बहुत क्विक होती है क्योंकि बेटा किसी को जवाब नहीं देना, कोई जवाब देगी कुछ नहीं है। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है सारी बात। बाबू यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाती है, लेकिन डेलीगेशन टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को एक छोटा सा डिस्कशन करना है, ठीक है ना जी। सब सामने देखेंगे बेटा और उस डिस्कशन को मैं कंप्लीट करता हूं। बेटा डेलीगेशन के ना कुछ एलिमेंट्स हैं, मेरे को उन पे चर्चा करनी है। ऑल्दो अगर आपने कभी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं फ्योल के तो ये बातें आपने कभी ना कभी सुन रखी हैं। बेटा 3 एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का नाम है अथॉरिटी, दूसरे एलिमेंट का नाम है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बेटा तीसरे एलिमेंट का नाम है अकाउंटेबिलिटी। बेटा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। बेटा अथॉरिटी का मतलब है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, ये सरदर्दियां हैं बेटा और कुछ नहीं, और बाबू ये पावर है। और अकाउंटेबिलिटी, बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी कि बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। बेटा फ्योल का एक प्रिंसिपल भी था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहता है बेटा कि अथॉरिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। बेटा जब भी एक इंसान को पावर दी जाए ना, सिर्फ पावर मत दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में दो बराबर अमाउंट की। और अगर आप किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो बेटा बराबर अमाउंट की पावर जरूर दो।
देखो, इफ ओनली अथॉरिटी इज ग्रांटेड, अगर सिर्फ अथॉरिटी दी जाए, कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, सिर्फ पावर पावर दी जाए, सर उसके मिस यूटिलाइजेशन होने के चांसेस 100% है। अगर आप इंसान को सिर्फ पावर देते हो, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं देते, सर वो अथॉरिटी मिसयूज होगी, आप इंसान को हिटलर बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और अगर एक इंसान को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कभी अथॉरिटी ना दी जाए, तो बेटा इट विल क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन, इट विल क्रिएट डिसकंटेंटमेंट। ठीक है ना, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। आपने किसी इंसान को क्लास मॉनिटर बना दिया तो ये तेरी पावर अनलिमिटेड है, किसी का भी थप्पड़ मार सकता है, किसी का भी नाम लिख सकता है, किसी को भी प्रिंसिपल के पास लेके जा सकता है। बेटा उसने पूछा मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्लास माइंड हो ठीक, नहीं हो ठीक, सर लिख कर ले लो, वो पावर मिस यूज होने वाली है, वो सबसे बदले निकाल देगा और कुछ नहीं करेगा। जिससे उसकी दुश्मनी है सबसे बदले निकलेंगे बेटा, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो। और मैं बोलूं बेटा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कभी कोई पावर ना हो, तो डिससैटिस्फैक्शन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक बोर्ड के पेपर में बड़ा फेमस केस आता है कि परचेज मैनेजर ने परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉइज को कहा कि मुझे 100 यूनिट बनी हुई चाहिए कल तक। उन्होंने कहा ठीक है सर बन जाएंगे, आप एक काम करो हमें गोडाउन की दे दो, हम ताकि रॉ मटेरियल निकाल पाए 100 यूनिट का। तो उसने गोडाउन की देने से मना कर दिया। अगले दिन टारगेट ऑब्वियसली अचीव नहीं हुआ। अब आप समझदार हो क्या मिसिंग है यहां पर। बेटा आपने सिर्फ उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने एम्प्लॉइज को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि 100 यूनिट बनाकर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, इक्वल पावर भी तो देगी ताकि वो 100 यूनिट रॉ मटेरियल निकाल पाए, तभी तो बनाएंगे बेटा फिनिश गुड्स। वो पावर तो आपने दी नहीं उनको, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, टारगेट अचीव नहीं हुए। सर दोनों चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, साथ साथ चलती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात पक्का से। चलो जी, अभी बेटा ये मुद्दा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी सी एक और बात है वो कर देता हूं। मैं कहता हूं बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में एमडी है, उसने सेल्स मैनेजर को बुलाया और सेल्स मैनेजर को एक टास्क दिया कि आपको इस मंथ में 20,000 यूनिट्स बेचनी है, हर हाल में 20,000 यूनिट बेचो। और इस 20,000 यूनिट को बेचने के लिए अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, किसी दूसरी सिटी जाना पड़े, तो वो मैं परमिशन दे रहा हूं, इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी दे रहा हूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी 20,000 यूनिट बेचनी, तो मैं बराबर पावर भी दे रहा हूं, पावर दे रहा हूं 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकम्पनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, तो उसने पावर भी दी थी। ठीक है जी। बेटा इस सेल्स मैनेजर ने क्या किया, 4 सेल्स पर्सन अपने नीचे अपॉइंट करे। ठीक है ना, सेल्स पर्सन 1 2 3 और 4। बेटा इसने सबको कह दिया कि 5-5 हजार यूनिट बेचो, हर हाल में 5-5 हजार यूनिट बेच कर दो, सबको कह दिया 5-5 हजार यूनिट बेच कर दो। और सबको कह दिया कि इस 5,000 यूनिट बेचने के लिए अगर कोई खर्चा करना पड़े तो खर्चा भी कर दो, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूं 25-25 हजार रुपए की पावर है तुम्हारे पास, खर्च हो जितना खर्चा जा सकता है। ठीक है जी। बाबू क्या इसने ये मिली हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी, क्या ये इसने मिली हुई अथॉरिटी भी बांट दी। बेटा एक टॉपिक यहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो बेटा अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है। देखो पावर इसकी थी लाख रुपए खर्च करने की, इसने अपनी पावर बांट दी, इसकी पावर हो गई, इसने भी अपनी पावर बांट दी। बेटा अथॉरिटी बांटी जा सकती है, डेलीगेट की जा सकती है, सेम वे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट की जा सकती है। इसकी जिम्मेवारी है, इसने इसको बांट दी, इसने अपनी जिम्मेदारियां बेटा 4 लोगों को बांट दी। ठीक है, मैं कहता हूं बेटा कुछ ऐसा हुआ कि 20 दिन के बाद डी बीमार पड़ गया, इसने भी 3,000 यूनिट बेची थी 5 में से, ये बीमार पड़ गया, 20 दिन हुए, अभी पूरे मंथ ये प्रेजेंट नहीं हो पाया, बच्चे हुए 10 दिन। ठीक है जी। इन्होंने 15,000 यूनिट बेची, इसने 3 बेची, 18 बिकी, 20 नहीं बिकी। एमडी ने बेटा इसको बुलाया सेल्स मैनेजर को, आओ जी जवाब दो क्या हुआ, ये 2,000 यूनिट क्यों नहीं बिकी। बेटा अब एक बात बिल्कुल आराम से समझ लेना, ठीक है आपने पावर बांट दी, ठीक है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांट दी, बट
अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। बेटा आंसरेबल आप ही रहोगे, कभी सेल्स मैनेजर ये नहीं कह सकता सर मैं कोई नहीं, मैं कल डी को बुला के लाऊंगा, डी से बात कर लेना, इसने नहीं बेची यूनिट। एमडी कंफर्टेबल नहीं है एक एम्प्लॉय से बात करने में, और ना वो करेगा। उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी 20,000 यूनिट बेचने की, उसने डी को नहीं दी थी, आपने किसको बांटी वो आपकी हेडक है। वो आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हमेशा आपकी है। अगर ये टारगेट अचीव नहीं हुए हैं तो बेटा यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। एमडी क्यों सुनेगा डी की, एमडी क्यों बात करेगा डी से? एक टॉप लेवल का पर्सोनल मुझे नहीं लगता बेटा एक वर्कर लेवल से बात करने में इंटरेस्टेड है किसी भी वे में। समझ में आती है बेटा बात? तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड और टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड, बट बेटा अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। पावर बांट दो, जिम्मेदारियां बांट दो, बेटा आंसरेबिलिटी नहीं बांट पाओगे, वो आप ही की रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है बेटे बात पक्का से? एक और बात का डिस्कशन कर लो बाबू यहीं से, अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है सब सामने देख रहे हैं बेटा। फ्लो ऑफ अथॉरिटी की बात करने जा रहा हूं बेटा। अथॉरिटी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, सब सामने देख रहे हैं। कैसे भाई? पावर इसकी थी लाख रुपए खर्चने की, इसने ही तो दी, इसने ही तो आगे नीचे दी। तो बेटा अथॉरिटी का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है? टॉप से स्टार्ट होता है बॉटम तक जाता है, ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है अगर कुछ याद हो तो? बाबू नॉर्मली इंसान पहली बार क्या करता है आपको पता है, पिछली बार आपने भी ये गलतियां की थी, ठीक है ना? नॉर्मली बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो भी डाउनवर्ड है, भाई जिम्मेदारी इसकी थी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। नहीं बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब सोचा जाता है हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि अगर मैं ये टारगेट अचीव ना कर पाऊं तो मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? हमेशा बेटा आप अपने अपर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर ये टारगेट पूरा नहीं हो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमेशा अपने अपर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है बेटा? हमेशा अपवर्ड्स, दैट मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सेम वे आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा है बेटा? हमेशा अपवर्ड्स। हमेशा आप आंसर अपने से बड़े लेवल को दोगे भाई, छोटे लेवल के लिए जवाबदेही नहीं होती है आपकी, ठीक है ना जी? तो बेटा अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड्स, और बेटा अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों का ही फ्लो अपवर्ड्स। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बेटा बात? अब आपने कल एक काम करना है, एनसीईआरटी से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस पढ़ना है, 4 बेसिस पे है, ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेना, ठीक है? मैंने लगभग क्लियर कर दिया, ठीक है? वो एक बात और, यहाँ पर डेलीगेशन की एक डेफिनेशन भी है, ठीक है? यहीं पर जहां पर हो आप एलिमेंट्स पढ़ रहे हो अपने नोट्स में, वहीं पर डेलीगेशन की एक डेफिनेशन भी है बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल, आज तक नहीं रटी कोई डेफिनेशन तो भी नहीं रखनी बेटा। लिखा हुआ होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बेटा कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देना टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अभी मैं इसी चीज की बात कर रहा था, लेकिन बेटा जब भी पावर देना तो हमेशा उसको उसका मैक्सिमम स्कोप बताकर देना कि वो उसी लिमिट के अंडर ऑपरेट करे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि 20,000 यूनिट बेच दी और जितने भी पैसे खर्च लियो, जितने भी खर्चो। सर अगर ऐसी पावर दी जा रही है, सर लिख के ले लो, अगर 1 लाख का काम है वो 5 लाख ही बताएगा बिल, कैसे नहीं बता देगा। अगर ये दिमाग में ना कि जितने भी खर्च लियो, सर 5 लाख ही बताएगा ये खर्च हो गए। मैं इधर गया था घूमने, उधर गया था, इधर बेचने की कोशिश करी, उधर बेचने की कोशिश करी, मैं फ्लाइट से चला गया था, तो यही हो जाएगा बेटा। तो बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर देना, लेकिन साथ ही साथ मैक्सिमम स्कोप बताकर देना। क्लियर है बेटा बात?
समझ में आती है बात? बाबू बिल्कुल फ्रंट पेज पर आ जाओ, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पे आ जाओ। डेलीगेशन कंप्लीट है, मेरी तरफ से डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा कर जाके पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बहुत। बाबू बिल्कुल पहले पेज पर, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं बेटा। अभी पिछले चैप्टर में जब हम स्टाफिंग पढ़ रहे थे तो हमने दो प्रोसेसेस पढ़े हैं, एक स्टाफिंग का और एक सिलेक्शन का। प्रोसेस का मतलब मेरा ख्याल अब सबको पता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में मेजर है। ठीक है, हेडिंग का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम दो हेडिंग पढ़ेंगे बिल्कुल साथ साथ, फिर आखिरी की दो हेडिंग की चर्चा करेंगे। बेटा पहली हेडिंग कहती है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और बेटा सेकंड हेडिंग कहती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन। चलो जी बेटा, दोनों के बारे में जानते हैं अच्छे से। बाबू ऑर्गेनाइजिंग का पहला ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क परफॉर्म करने वाली है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लो कि आप काम क्या करोगे। ठीक है जी, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कहता है और उसको डिवाइड कर दो इनटू द स्मॉलर एंड द मैनेजेबल टास्क। बेटा टोटल वर्क देख लो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, जो भी आपने टोटल काम करने हैं ना, सबके छोटे छोटे टुकड़े कर लो और इतने छोटे कर लो कि आप उसको आसानी से मैनेज कर पाओ। ठीक है ना, द टोटल वर्क शुड बी आइडेंटिफाइड एंड द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड द मैनेजेबल टास्क। बेटा छोटे छोटे टुकड़े कर लो, इतने छोटे टुकड़े कर लो कि आप उसको मैनेज कर पाओ। और ये कहता है बेटा हम हर स्मॉल और मैनेजेबल टास्क को बोलेंगे जॉब। क्या बोलेंगे बेटा? जॉब बोलेंगे। ठीक है जी बाबू, इस स्टेप में बस इतनी सी बात है, टोटल वर्क आइडेंटिफाई करना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, इतने छोटे करने हैं कि उसको आप मैनेज कर पाओ। ठीक है जी, और हर स्मॉलर और द मैनेजेबल टास्क को हम क्या बोलेंगे बेटा? जॉब। बेटा सेकेंड स्टेप कहता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये स्टेप थोड़ा बड़ा होगा, आराम से समझना। बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन कहता है जो भी जॉब्स सिमिलर नेचर की हैं, जितनी भी जॉब आपने आइडेंटिफाई करी है फर्स्ट स्टेप में, जो भी सिमिलर नेचर की जॉब आपको दिखाई दे रही है, दे शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। इनको इकट्ठा कर लो एंड फॉर्म अ डिपार्टमेंट। इन सबको इकट्ठा करो और इनका एक डिपार्टमेंट बना दो। क्या कहने का मतलब है जी बाबू? एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा आराम से सुनना। बाबू एक बैंक को सोचो, बहुत सारे फंक्शन करता है बैंक, तो बहुत ज्यादा फंक्शन करता है। बेटा कहता है सबके ना, जितने भी काम बैंक करता है सबसे छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ठीक है जी बाबू, एक बार बताओ, अगर बैंक में आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाओ, सेविंग अकाउंट खुलाओ, तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आपके? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? करता है। बेटा करंट अकाउंट खुलवाएं तो हमारे डिपॉजिट लेता है? लेता है। बाबू एफडी, एफडी में भी डिपॉजिट लेता है। आरडी, आरडी में भी डिपॉजिट लेता है। सर डेबिट कार्ड इशू करता है? इशू डेबिट कार्ड। बेटा क्रेडिट कार्ड इशू करता है? क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है, इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। बेटा नेट बैंकिंग एक्टिवेट करता है? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी देता है। बाबू लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी देता है। और XYZ हजारों काम है, छोड़ो जी, मेरे को ज्यादा नहीं जाना, जितना मेरा एग्जांपल होगा उतना पूरा हो जाएगा। तो बाबू मैंने अभी पहला स्टेप परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजिंग का, सारी की सारी बैंक की एक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करी और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जितने छोटे हो सकते थे, जितने मैनेज कर सकता था। ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये जॉब्स हैं। ठीक है बेटा, जो जॉब्स सिमिलर नेचर की हैं, एक जैसी दिखाई दे रही हैं, दे शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। इनको इकट्ठा कर लो और एक डिपार्टमेंट बना दो। बाबू मुझे लगता है ये चारों खातों में डिपॉजिट ही तो एक्सेप्ट होना है। आपको नहीं लगता कि मुझे एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए जहां पे सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट होता हो?
अरे भाई पैसे इसमें भी गिनने हैं, पैसे इसमें भी एक्सेप्ट करने हैं, पैसे इसमें भी एक्सेप्ट करने हैं, पैसे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। Why not that should be grouped together to form a department? इनको इकट्ठा कर दो, एक डिपार्टमेंट बना दो। सेम वे बेटा, कोई भी नया बैंक अकाउंट खोले आज की तारीख में, हर किसी को एटीएम कार्ड चाहिए, हर किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, हर किसी को नेट बैंकिंग एक्टिवेट चाहिए। सर व्हाई नॉट इनको इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बना दो। वही इंसान डेबिट कार्ड इशू कर दे, वही क्रेडिट कार्ड, वही नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर दे। तो बेटा एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। मैं कहता हूं बेटा एक और कंपनी है, उसके भी एंगल से सोच लेते हैं। एक कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कुछ भी सोचो, Hyundai की बात करें, ठीक है जी, कार मैन्युफैक्चर करती है। सर ये तो उसका बहुत बड़ा काम हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क हो गया कि कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पर बेटा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स हैं, छोटी छोटी जॉब सोचते हैं जो स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क है, ठीक है जी। बेटा कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ना ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बहुत सारा खरीदते होंगे ना, कुछ स्टील कुछ लोहा खरीदना पड़ता होगा ना बेटा। ये कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स भी खरीदते हैं, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। बाबू मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स क्या होता है बेटा? टायर Hyundai तो नहीं बनाता, वो तो बने बनाए खरीदता है। स्टीरियो Hyundai तो नहीं बनाता, वो तो बना बनाया खरीदता है। तो बेटा कुछ तो बने बनाए पार्ट्स खरीदते हैं ये, कुछ ये खुद बनाते हैं। तो खुद बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो बना बनाया खरीदना है बेटा उसको अलग खरीदते हैं। बेटा कुछ एक्सेसरीज भी खरीदते हैं, कुछ एक्सेसरीज भी खरीदते हैं ये, जैसे कि बाद में देते रहते हैं आपको फ्री ऑफ लेदर सीट कवर दे देंगे, ठीक है ना, या ये फ्री दे देंगे। तो आप एक्सेसरीज भी खरीदते हैं बहुत सारी, ठीक है जी। बेटा फिर एक मेजर एक्टिविटी है ये प्रोडक्शन करते हैं बेटा। देन बाबू इनकी एक एक्टिविटी है सेल्स, एक एक्टिविटी है मार्केटिंग। जितनी भी जॉब्स हो सकती हैं सब आइडेंटिफाई कर लो, सब कर लीजिए, सब आइडेंटिफाई। सर एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। सर आपको नहीं लग रही है एक्टिविटी एक जैसी है, सिमिलर नेचर की है? रॉ मटेरियल परचेज ही करना है, एक्सेसरी परचेज ही करनी है, मैन्युफैक्चर्ड परचेज ही करना है। व्हाई नॉट मैं इनको इकट्ठा कर दो, एक डिपार्टमेंट बना दो नोन एज परचेज डिपार्टमेंट। व्हाई नॉट कि मैं इनको इकट्ठा कर दो, मार्केटिंग और एड डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर दो, एक ही डिपार्टमेंट बना दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लगभग एक जैसी एक्टिविटी। समझ में आ रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होता है? सारी एक्टिविटी ढूंढो जितनी भी हो सकती हैं, छोटे से छोटी, जो एक जैसी है उनको इकट्ठा करके डिपार्टमेंट बनाना, दैट्स इट, ठीक है जी। इतना मुद्दा क्लियर है? डिपार्टमेंटलाइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा एक और छोटी सी बात रहती है, मैंने पहले कह दिया था ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ा है। बाबू डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के ना 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है जी। और बाबू कल से ये मेरे मेन टॉपिक का पार्ट भी बनेगा। बाबू एक तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एक हो सकता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और बेटा तीसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेटा 3 तरीके से किया जा सकता है। फंक्शन के बेसिस पे करोगे तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे करोगे, सुन लो बेटा क्योंकि ये कल बहुत परेशान करेगा। फंक्शन के बेसिस पे करोगे तो बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे करोगे तो बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, टेरिटरी के बेसिस पे करते हो तो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी, लेकिन मैं एग्जांपल जरूर दे दूंगा, ठीक है जी। सुनना बेटा, फंक्शंस के हिसाब से कैसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं? सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े करना फंक्शन के हिसाब से, इसे ही बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेजर फंक्शंस है ना, सबको उठा के एक डिपार्टमेंट बना दो, बन गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, सबसे इजी। बाबू मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, परचेज एक बहुत बड़ा फंक्शन है, मैंने उठा के बना दिया परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन एक अच्छा फंक्शन है, मैंने बना दिया बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यही है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर।
डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के हिसाब से टुकड़े करना फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता। फंक्शन के हिसाब से बढ़ते, ठीक है जी। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे की जाती है? बेटा मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रोडक्ट बनाती है, तो सबसे पहले बेटा इसके 4 टुकड़े कर दो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना जी। मान लो बेटा 4 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स, लो जी। एक प्रोडक्ट है बेटा बैग्स बनाते हो, लो जी। एक बेटा प्रोडक्ट है फुटवियर बनाते हो, लो जी। एक प्रोडक्ट है बेटा कोई और सेल फोन बनाते हो, लो जी। 4 टुकड़े कर दिए मैंने। किसके बेसिस पे करे सर? टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे करे। अब इसके नीचे वही जो मेजर फंक्शन होंगे वही डिपार्टमेंट। परचेज मेजर फंक्शन है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े करना प्रोडक्ट के बेसिस पर, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, ये भी डिपार्टमेंटलाइजेशन का तरीका है। और ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े करना फंक्शन के बेसिस पर, सर ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और अगर टेरिटरी की बात करो तो सर कोर्स का पार्ट नहीं, लेकिन कर देते हैं बात। मान लो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 जगह से ऑपरेट करती है, 3 जगह पर एग्जिस्ट करती है। बाबू गुरुग्राम में एक फैक्ट्री है, एक बेंगलुरु फैक्ट्री, एक दुबई फैक्ट्री है। पहले टुकड़े करे जगह के हिसाब से, टेरिटरी के हिसाब से। फिर अगेन प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल देना था तो दे दिया, ठीक है जी। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई बात? तो डिपार्टमेंटलाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पढ़ लेना। मेरा ख्याल मैंने तो क्लियर कर दिया, लेकिन अभी खत्म नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में 2 स्टेप रहते हैं, पूरे होंगे तभी खत्म होगा बैच। तो बेटा थर्ड हेडिंग इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब 1-1 मिनट के मुद्दे हैं, खत्म करते हैं बाबू। थर्ड स्टेप है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देखो। सर टोटल वर्क आइडेंटिफाई किया, छोटे छोटे टुकड़े करे, जो जॉब सिमिलर नेचर की थी उनको ग्रुप टुगेदर किया, डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट मान लो मैंने ऐसे ऐसे बनाए, फंक्शन के बेसिस पे बनाए, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये बना दिया। सर अब बाबू काम देना शुरू करो, एम्प्लॉय को ड्यूटी बतानी शुरू करो, कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा। सर लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा, ये बात ध्यान रखना, स्टेप का नाम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जब आप ड्यूटी असाइन कर रहे हो ना एम्प्लॉय को, तो बेटा एम्प्लॉय का स्किल और कंपिटेंस जरूर देख लो किस फील्ड में है। एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। मैं कहता हूं सामने वाला इंसान क्वालिफिकेशन लेकर आया मार्केटिंग के फील्ड में, अब आप ये नहीं कह सकते चल परचेज में काम कर ले। भाई उसकी क्वालिफिकेशन, उसका स्किल, उसका कंपिटेंस मार्केटिंग में है ना, तो उसको किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए? बेटा ऑब्वियसली मार्केटिंग में। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। सामने वाले ने क्वालिफिकेशन प्रोडक्शन में हासिल किया, उसने 5 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन में, तो बेटा ऑब्वियसली उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना, उसे वहां प्लेस कर। तो बेटा ड्यूटी असाइन करना शुरू करो, पर बेटा ड्यूटी असाइन करते टाइम वर्कर का स्किल और कंपिटेंस जरूर ध्यान रखना, और आपको बैलेंस क्रिएट करना है नेचर ऑफ जॉब और क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय में, ये भी ध्यान रखना। होगी ड्यूटी असाइन, ठीक है जी। लास्ट स्टेप क्या कहता है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कहता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बता दो। बाबू रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होती है? बेटा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है सबको क्लियर कर दो, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन किसके लिए अकाउंटेबल, सब बता दो। पूरी रिपोर्टिंग क्लियर कर दो, किसको किसको रिपोर्ट करना है। अच्छा जी देखो बेटा मैं बड़े आराम से क्लियर कर सकता हूं, 1 सेकंड की बात है।
ओ थर्ड स्टेप कहता था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी दे दो, ड्यूटी दे दो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो या अथॉरिटी दे दो, बस ये बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे या अथॉरिटी? भाई ड्यूटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी तो है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। तो थर्ड स्टेप में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है सर। मैंने तो अभी डेलीगेशन पढ़ाया, मैंने अभी फ्योल का प्रिंसिपल की भी बात करी सर। जब अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे करने के लिए मैं पावर दूंगा। फोर्थ स्टेप में मैं पावर देनी शुरू करूंगा, और जब मैं पावर दूंगा सर, कभी भी पावर बराबर तो मिलती नहीं है, किसी को मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा। और बेटा एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू हूम। किसी को मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा, और ऑटोमेटिकली एक चेन बन जाएगी, ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ेगा किसी को, ठीक है ना। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था एबीसीडी का टैक्स जमा करने वाला, वही बात कर रहा हूं दोबारा। थर्ड स्टेप में अगर आपने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पावर दो। पावर सबको तो बराबर मिल ही नहीं सकती सर, ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। तो पावर दो, सबको बराबर तो मिलेगी नहीं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और वो ऑटोमेटिकली चेन बना कर दे देगी कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आती है बेटा बात? तो आज के लिए रखते इतना ही है, बाय बाय।